वेट अ मिनट, टेन टेन ये बैक्टीरियोफाज का एक मॉडल है जो मैंने खुद बनाया है, राइट। मुझे लगा कि सिर्फ बोर्ड में ड्राइंग करूंगा और बैक्टीरियोफाज को पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा या आपको मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा चीज़ों को। इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने ये मॉडल को बना दिया है। आई होप आपको ये दिख रहा है। सॉरी, ये थोड़ा सा बेंड हो गया। इसको मैंने जानबूझ के खुला छोड़ा है ताकि ये अलग से मैं दिखा पाऊँ। ये हेड उसके साथ अटैच्ड है। अब हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। ये सारे के पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। मुझे लगा कि अगर मॉडल के थ्रू में पढ़ाने की कोशिश करूंगा तो मुझे बहुत आसानी होगी, मैं बहुत आसानी से मैं आपको समझा पाऊंगा। इसी वजह से मैंने इस मॉडल को बनाया है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वायरस के बारे में। वायरस के कुछ लिविंग कैरेक्टर्स और कुछ नॉन लिविंग कैरेक्टर्स को देखे थे हम लोगों ने, और कितने टाइप्स के वायरस होते हैं उनको भी डिस्कस किया था। और अब तक वायरोलॉजी में कितना सारा डिस्कवरीज हो चुका है उसके ऊपर भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था, राइट। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग वायरस का स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे कि एक वायरस कैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन होते हैं। और दो वायरस जिनका डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, एक है टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस और दूसरा है आपका बैक्टीरियोफाज। ये दोनों के स्ट्रक्चर को इन डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वायरस का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लोग टीएमवी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बैक्टीरियोफाज को, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। क्या हेडिंग डालेंगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट, ऑफ वायरसेस। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस मतलब एक वायरस के स्ट्रक्चर को अगर हम देखेंगे तो उसमें कौन सा कंपोनेंट दिखेगा। तो बताओ कौन सा कंपोनेंट दिखेगा। एक वायरस को अगर हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे तो उसमें तीन कंपोनेंट्स हमें देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं। नंबर ए क्या हो जाएगा, एक होगा उसका एनवेलप। क्या होगा, एनवेलप। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा उसका कैप्सिड, मतलब प्रोटीन कोट भी कह सकते हैं इसे, कैप्सिड या प्रोटीन कोट। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा उसका न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा उसका, न्यूक्लिक एसिड, राइट। ये तीन कंपोनेंट एक वायरस के स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। एक होता है एनवेलप, दूसरा होता है कैप्सिड एंड थर्ड होता है उसका न्यूक्लिक एसिड। उसमें सब हर एक वायरस में कैप्सिड और न्यूक्लिक एसिड ये दोनों चीजें हर एक वायरस में आपको दिख जाएंगी, सिवाय एनवेलप के। एनवेलप कुछ ही वायरस में प्रेजेंट होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वायरस में एनवेलप प्रेजेंट हो, कुछ वायरस में एनवेलप एब्सेंट भी होता है, राइट। कुछ वायरस में एनवेलप एब्सेंट भी होता है, लेकिन दो चीजें कंफर्म है कि होगा, एक होता है उसका कैप्सिड और दूसरा होगा उसका न्यूक्लिक एसिड। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग से अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। तीनों को अच्छे से अलग अलग से डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे, सब हेडिंग डाल देंगे एनवेलप, सब हेडिंग डालेंगे क्या, एनवेलप। तो पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ए हो जाएगा आपका क्या, एनवेलप, एनवेलप, राइट, एनवेलप, राइट। इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, इसमें फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इट इज द आउटर लूज कवरिंग, it is the outer loose covering, outer loose कवरिंग, आउटर लूज। यहाँ पे डायग्राम आएगा, इसी वजह से मैं यहाँ पे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। इस साइड पे थोड़ा सा जगह रख दीजिएगा क्योंकि एक यहाँ पे हम लोग पढ़ते जाएंगे और डायग्राम को ड्रॉ करते जाएंगे, जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर इसको समझना है तो ये डायग्राम आपको बहुत मदद करने वाला है, राइट। इट इज द आउटर लूज कवरिंग, इट इज द आउटर लूज कवरिंग प्रेजेंट इन सर्टेन वायरसेस, प्रेजेंट इन सर्टेन वायरसेस। मतलब हर वायरस में प्रेजेंट नहीं होगा, कुछ वायरस में ये प्रेजेंट होगा। क्या किसमें इसमें प्रेजेंट होगा, एक तो होगा, एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, एक तो होगा आपका HIV में,
राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा होगा हर्पेस, HERPES, हर्पेस। इस दोनों जगह पे जो वायरस होंगे उनमें एनवेलप प्रेजेंट होगा, राइट। इट इज द आउटर लूज कवरिंग प्रेजेंट इन सर्टेन वायरसेस। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज मेड अप ऑफ, it is made up of what, प्रोटीन। अब ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है ये कहां से आया होगा, ये आएगा, देखो वायरस, वायरल कंपोनेंट कुछ होते हैं होस्ट कंपोनेंट, राइट। ये याद रखना, एक वायरस हमेशा खुद के कंपोनेंट से नहीं बना होता है, कुछ उसके अपने कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स वो लेता है कहां से, होस्ट से। तो ये जो प्रोटीन वाला पार्ट है ये किसका कंपोनेंट है, ये वायरल कंपोनेंट है। तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे दिस इज वायरल कंपोनेंट। वायरल कंपोनेंट मतलब ये कहां से आया है, ये वायरस से आया है, कंपोनेंट। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और क्या हो जाएगा, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ये लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स कहां से आया होगा, ये आया होगा होस्ट कंपोनेंट। ये होस्ट कंपोनेंट है, मतलब ये होस्ट से आया है कंपोनेंट, राइट। ये चीज को अच्छे से याद रखना। तो एक जो एनवेलप है किससे बना है, वो बना है आपके प्रोटीन से, लिपिड से और किससे, और कार्बोहाइड्रेट से। जिसमें से प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो उसको कहां से मिला, वो उसको मिला है कहां से, वायरस से मिला है, दिस इज द वायरल कंपोनेंट। और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट से कहां से मिला है, वो उसे मिला है होस्ट कंपोनेंट से। तो लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट जो है ये होस्ट कंपोनेंट है और प्रोटीन वाला जो पार्ट है वो वायरल कंपोनेंट है, इसको याद रखिएगा, राइट। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, एनवेलप प्रोटीन। ये एनवेलप किससे बना है, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पार्ट एनवेलप का किससे बना है, प्रोटीन से बना है। मेजॉरिटी मतलब मान लेते हैं अगर इसको 100% पकड़ेंगे तो शायद 90% होगा प्रोटीन, बाकी आपका 2 to 3% हो जाए, 2% हो जाएगा आपका, 2 to 3% हो जाएगा लिपिड्स एंड 6 to 7% आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। सो मैक्सिमम पार्ट जो है वो किससे बना है, प्रोटीन से बना है, राइट। तो क्या लिखेंगे थर्ड पॉइंट में, envelope proteins, envelope proteins, envelope proteins have subunits, proteins, envelope proteins has subunits, called what, called pepelomeres, called MERES, पेप्लोमेयर्स। क्या बोलते हैं उसे, पेप्लोमेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पेप्लोमेयर्स बोलेंगे। तो क्या है कि एनवेलप किससे बना है, प्रोटीन से। अब ये जो प्रोटीन है ये छोटे छोटे सब यूनिट से एक एनवेलप बनाता है। तो इस छोटे छोटे सब यूनिट्स को हम क्या बोलेंगे, इस छोटे छोटे सब यूनिट्स को बोलेंगे हम लोग पेप्लोमेयर्स। क्या बोलेंगे, पेप्लोमेयर्स बोलेंगे, राइट। तो एनवेलप प्रोटीन्स हैज सब यूनिट्स कॉल्ड पेप्लोमेयर्स, कॉल्ड व्हाट, कॉल्ड पेप्लोमेयर्स। क्लियर है, तीनों पॉइंट क्लियर है। आउटर लूज कवरिंग है, मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट है, एंड उसका जो सब यूनिट्स क्या बोल रहे हैं, पेप्लोमेयर्स बोल रहे हैं, राइट। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं जगह इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मुझे एक डायग्राम को ड्रॉ करना है जिससे आपको हर एक चीजें बहुत अच्छी से समझ में आ जाएंगी। एग्जाम के टाइम आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, राइट। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, वायरस विदाउट एनवेलप, वायरस विदाउट एनवेलप is called नेकेड वायरस। जिस वायरस में एनवेलप प्रेजेंट नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नेकेड वायरस बोलेंगे। क्या उस कॉल्ड नेकेड वायरस, इसको अच्छे से याद रखना, राइट। और पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा स्मॉल आउटग्रोथ्स, स्मॉल आउटग्रोथ्स कॉल्ड spike, small outgrowths called spikes या spikes may
और may not be present, may और may not be present। तो वायरस विदाउट एनवेलप हम लोग क्या बोल दिया, उसे नेकेड वायरस बोलेंगे। और कभी कभी क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ, ऐसे छोटे छोटे स्पाइक जैसे आउटग्रोथ दिख सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, स्पाइक। स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड स्पाइक, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, मतलब ये प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर प्रेजेंट होंगे तो कहाँ होंगे, एनवेलप में होंगे, राइट। तो अभी हमने क्या पढ़ा, एनवेलप पढ़ा, तो एनवेलप का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अच्छे से एनवेलप का डायग्राम जो है उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, राइट। अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, एनवेलप का, एक मिनट मुझे चौक चाहिए, यस यहाँ पे, गुड, यहाँ पे मिल गया। चलो आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, क्योंकि अभी आपको ये इसका इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है ये सारे डायग्राम से। इसी वजह से मैं इतना डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम के टाइम कोई भी आपको दिक्कत ना आए, राइट। डायग्राम से चीज़ें क्या होती है, डायग्राम से चीज़ें हमें याद हो जाती है। क्या होती है, डायग्राम से चीज़ें हमें याद हो जाती है, राइट। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, क्योंकि ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी में नहीं है। अब हमने क्या पढ़ा कि एनवेलप प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एनवेलप किस में प्रेजेंट होगा, आपके एचआईवी में होगा, और कहाँ पे होगा, और होगा आपके हर्पिस में। तो इसमें ये जो मैं डायग्राम अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज अ एचआईवी वायरस का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए इसमें एनवेलप भी प्रेजेंट होगा। और हमने क्या पढ़ा था, और हमने पढ़ा स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ भी इसमें प्रेजेंट होंगे, जिसको हमने क्या कह दिया, जिसको हमने बोल दिया स्पाइक। क्या बोल दिया हमने, ये है इसका स्पाइक, राइट। ये क्या है, दिस इज नथिंग बट स्पाइक। आप भी आराम आराम से मेरे साथ चीज़ों को ड्रॉ कीजिए, बिल्कुल आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे से आप मेरे साथ चीज़ों को ड्रॉ कीजिए। देखिए इससे कितना चीज़ें क्लियर हो जाएगा आपको। दिस इज द आउटर लूज कवरिंग, ये पता चल गया। दूसरा क्या पता चल गया, ये हर एक पे प्रेजेंट नहीं होगा। अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो कौन है, एचआईवी है, इसी वजह से इसमें एनवेलप प्रेजेंट है। और ये किससे बना है, ये प्रोटीन से बना है। प्रोटीन के सब यूनिट्स को हमने क्या बोल दिया, पेप्लोमेयर्स बोल दिया, राइट। और ये इसमें स्मॉल फिंगर लाइक आउटग्रोथ लाइक आपका स्पाइक प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और अगर एनवेलप प्रेजेंट नहीं तो ऐसे वायरस को हम क्या बोलेंगे, ऐसे वायरस को हम बोलेंगे क्या, ऐसे वायरस को हम लोग नेकेड वायरस बोलेंगे। तो ये क्या है, दिस इज स्पाइक, दिस इज व्हाट, दिस इज स्पाइक। और ये जो वाला ग्रीन पार्ट है अंदर का, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड, कहाँ लिखेंगे, इस साइड पे नहीं करते हैं, चलो इस साइड पे कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस इज कॉल्ड आपका एनवेलप। एनवेलप किससे बना है, प्रोटीन से, लिपिड से और कार्बोहाइड्रेट से। इसमें मेजॉरिटी पार्ट किसका है, प्रोटीन का है। और प्रोटीन के सब यूनिट्स को हमने क्या बोल दिया, पेप्लोमेयर्स बोल दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट एनवेलप एंड स्पाइक। अब दूसरा क्या है, एनवेलप के बाद क्या आता है, एनवेलप के बाद आपका आता है क्या, आता है इसका कैप्सिड। कैप्सिड यानी प्रोटीन का कोट। तो बी में क्या लिखेंगे, कैप्सिड। ये डायग्राम आपके पास रहेगा तो आपको आसानी होगी एग्जाम के टाइम याद करने में कि वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट था, राइट। दूसरा क्या बोल देंगे, दूसरा बी में क्या आ जाएगा, बी में आ जाएगा आपका क्या, कैप्सिड। कैप्सिड, सो कैप्सिड क्या है, द प्रोटीन कोट क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, द प्रोटीन कोट, द प्रोटीन कोट surrounding, protein coat surrounding the nucleic acid, the nucleic acid is called
इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड कैप्सिड। तो दो चीजें यहाँ पे पता चल गई। दो चीजें क्या पता चला, एक पता चला कि प्रोटीन कोट जो होगा वो न्यूक्लिक एसिड के बाहर होगा और न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर होगा, तो ये पता चल गया। दूसरा क्या पता चलेगा, दूसरा कैप्सिड के बारे में ये पता चलेगा, दिस इज अ प्रोटीन कोट। मेजोरिटी ऑफ पार्ट जो है ये किससे बना है, प्रोटीन से बना है। ये दो चीजें हमको कैप्सिड के बारे में पता चल गई कि क्या, नंबर वन ये तो प्रोटीन से बना है बिकॉज दिस इज अ प्रोटीन कोट, और ये किसको सराउंड करके है, ये जीनोम को सराउंड करके है, राइट। तो इसका काम है, अगर जीनोम को मान लेते हैं ये जीनोम है, मान लेते हैं, और इसको सराउंड करके एक प्रोटीन कोट है, तो इस प्रोटीन कोट का फंक्शन क्या होगा, इस जीनोम को प्रोटेक्ट करना। तो दूसरा क्या मिल गया, इसी से हमारा दूसरा पॉइंट मिल गया, दैट इज व्हाट, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ द जीनोम। इसका काम क्या है, ये जीनोम को प्रोटेक्ट करेगा। क्लियर है, इसी पॉइंट से हमने दूसरा पॉइंट ड्रॉ कर लिया। और क्या देखा हमने कि ये प्रोटीन से बना है, तो ऑब्वियसली अगर प्रोटीन से बना है तो ऑब्वियसली अगर एनवेलप प्रोटीन से बना है और एनवेलप प्रोटीन का कुछ सब यूनिट्स हो सकता है, तो इसके प्रोटीन का भी तो सब यूनिट्स होगा, राइट। तो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, the capsid protein the capsid protein the capsid protein made up of large number of large numbers of the capsid protein made up of large number of protein subunits called what, वहां पे क्या बोल रहे थे, पेप्लोमेयर्स, यहाँ पे क्या बोलेंगे, कैप्सोमेयर्स। कैप्सिड से कैप्सोमेयर्स, क्या बोलेंगे, कैप्सोमेयर्स, राइट। तो क्या होगा, द कैप्सिड प्रोटीन मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमेयर्स। क्या बोलेंगे इसे हम लोग बोलेंगे कैप्सोमेयर्स, राइट। क्लियर है, क्लियर है। अब ये जो प्रोटीन सब यूनिट्स है ये कैसे अरेंज्ड होंगे, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसी से रिलेटेड होगा पॉइंट नंबर 4। मैं चाहता तो बाद में भी ये ड्राइंग बना सकता था, लेकिन मुझे लगा कि बाद में बनाने से अच्छा है कि पढ़ाते जाओ और ड्राइंग बनाते जाओ, इससे विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 हो जाएगा आपका क्या, these कैप्सोमेयर्स किसे कहते हैं, प्रोटीन सब यूनिट्स को, प्रोटीन सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड। These capsomeres are arranged in helical or bipyramidal pyramidal forms, helical और pyramidal geometric forms। मतलब ये जो कैप्सिड होंगे, ये कैप्सिड कैसे अरेंज होंगे, या तो ये कैप्सिड हेलिकली अरेंज होंगे। फॉर एग्जांपल इन टीएमवी टोबैको मोजाइक वायरस में कैप्सिड कैसे अरेंज होते हैं, हेलिकली अरेंज होते हैं कैप्सोमेयर्स। और क्या हो सकता है, पिरामिडल अरेंज हो सकते हैं। कहाँ पिरामिडल अरेंज होंगे, बैक्टीरियोफाज में कैसे अरेंज होते हैं, पिरामिडल या बाइपिरामिडल अरेंजमेंट होते हैं, जियोमेट्रिक फॉर्म्स, राइट। क्लियर है। और पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा, बताओ पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा, दिस कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पिरामिडल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। क्लियर, क्लियर है, बहुत बढ़िया।
एंड एक और चीज है, द कैप्सिड together with the capsid together with the enclosed nucleic acid is called what? Is called nucleocapsid. Is called what? Is called nucleocapsid. nucleocapsid मतलब क्या है? कैप्सिड, न्यूक्लियोकैप्सिड में कौन सा वर्ड है? न्यूक्लियो वर्ड है और कैप्सिड वर्ड है। इसका मतलब किससे बना होगा? न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड इज इक्वल टू न्यूक्लियोकैप्सिड। इसी को यहाँ पे बोला गया है। द कैप्सिड टुगेदर विद द एनक्लोज्ड न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोकैप्सिड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है न्यूक्लिक एसिड प्लस कैप्सिड इज इक्वल टू न्यूक्लियोकैप्सिड। सिंपल, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ हमने क्या देखा? द कैप्सिड, दिस कैप्सोमेयर्स कैसे अरेंज होंगे? या तो हेलिकली अरेंज होंगे, फॉर एग्जांपल इन टीएमबी, या ये तो पिरामिडल अरेंजमेंट होंगे, या कहाँ देखता है? बैक्टीरियोफेज में देखा जाता है, जिसको हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे। और क्या देखा हमने? ये जो कैप्सिड है ये न्यूक्लियोक एसिड के साथ क्या बना रहा है? इसको दोनों को एक साथ हम लोग क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड बोल रहे हैं। ये भी हमने देखा। तो कैप्सिड भी हमारा पढ़ाना हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? कैप्सिड को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राइट? क्या करेंगे? कैप्सिड को ड्रॉ करेंगे। आप भी मेरे साथ इसको ड्रॉ कीजिए। ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज हेलिकल अरेंजमेंट। यहाँ पे हमने क्या दिख रहा है? दिस इज एन हेलिकल अरेंजमेंट दिख रहा है। हेक्सागोन दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोल दो। और ये जो छोटे छोटे सब यूनिट्स में ड्रॉ कर रहा हूँ गोल गोल, इसको क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कैप्सोमेयर। इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो बोलते हैं कैप्सोमेयर, राइट? तो ये एक छोटा गोला को क्या बोलेंगे? इस एक छोटे गोल को क्या बोलेंगे? एक छोटे गोल को हम क्या बोलेंगे? कैप्सोमेयर बोलेंगे। यहाँ पे लिखता हूं मैं, राइट? कैप्सो। ये कभी भी पिक्चर के अंदर लेवलिंग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। एग्जाम के टाइम, मतलब आपको कभी भी लाइफ में अगर कोई भी पिक्चर ड्रॉ करना है तो उसको बाहर से ऐसे पॉइंट मार्किंग किया जाता है, अंदर में नहीं किया जाता है। इसको याद रखिए। मैं जस्ट आपको समझाने में हेल्प हो, इसी वजह से मैं अंदर लिख रहा हूँ, राइट? तो एक ये से गोले को क्या बोलेंगे? एक गोले को ऐसा क्या बोलेंगे? कैप्सोमेयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप्सोमेयर। और ये पूरे के पूरे सेगमेंट को क्या बोलेंगे? इस पूरे के पूरे सेगमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैप्सिड, राइट? तो हमने क्या पढ़ा था? the capsid protein is made up of largely of protein subunits and those subunits are called capsomeres। तो ये तो वही subunits है। ये भी एक कैप्सोमेयर, ये भी एक कैप्सोमेयर, ये सारे के सारे छोटे छोटे गोल जो है क्या है? ये कैप्सोमेयर है। और सारे के सारे कैप्सोमेयर मिलके क्या बनाया है? सारे के सारे कैप्सोमेयर मिलके आपके बनाया है कैप्सिड। क्या बनाया है? कैप्सिड बनाया है। और कैप्सिड, और हमने क्या पढ़ा था कि क्या पढ़ा था? द प्रोटीन कोड सराउंडिंग द जीनोम इज कॉल्ड, और न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड कैप्सिड। तो मतलब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर जीनोम प्रेजेंट होगा, राइट? इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? इसके अंदर जीनोम प्रेजेंट होगा। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। दिस इज व्हाट? दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड कुछ भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? लेकिन ओवरऑल ऐसा ही होता है, राइट? तो हमने क्या पढ़ा? हमने एनवेलप पढ़ा, हमने स्पाइक पढ़े, हमने कैप्सिड में पढ़ा, हमने कैप्सिड पढ़ा। तो हमने सारे का सारा ड्रॉ कर लिया। अभी एक ही चीज बाकी है, दैट इज न्यूक्लिक एसिड। लेकिन न्यूक्लिक एसिड को हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, राइट? सो दिस इज एन ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस। अब आपको अगर पूछेगा, कोई भी पूछ देगा कि कभी भी लाइफ में कभी भी अगर पूछ देगा कि वायरस के कंपोनेंट्स बता दो, तब आंख बंद करके बस इस डायग्राम को याद कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा कि क्या क्या प्रेजेंट है।
पहला हो जाएगा एनवेलप, दूसरा हो जाएगा कैप्सिड जो बहुत सारे कैप्सोमेर से बने हैं, और थर्ड हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, राइट, क्लियर है। और थर्ड क्या हो जाएगा, थर्ड होगा न्यूक्लिक एसिड। तो हेडिंग डाल दीजिए, सब हेडिंग डाल दीजिए सी न्यूक्लिक एसिड। हेडिंग क्या डालेंगे, सी न्यूक्लिक एसिड। थर्ड क्या डालेंगे, सी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड में पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, वायरसेस contain only one type of nucleic acid, only one type of nucleic acid। क्या क्या, either DNA, ये डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड हो सकता है, और क्या हो जाएगा, RNA, ये भी या तो डबल स्टैंडर्ड होगा या फिर सिंगल स्टैंडर्ड होगा। तो वायरसेस कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, आइदर DNA और RNA। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसी से रिलेटेड, नो वायरसेस कंटेन बोथ, मतलब ऐसा कोई भी वायरस इस दुनिया में नहीं है जिसमें DNA और RNA दोनों ही प्रेजेंट हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। नो वायरसेस कंटेन बोथ, मतलब दोनों, या तो DNA होगा या फिर RNA होगा, लेकिन DNA और RNA एक साथ कभी नहीं होगा। दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, ये जो जीनोम है, द जीनोम इज इन्फेक्शियस, द जीनोम और न्यूक्लिक एसिड जो भी आप बोले, द जीनोम इज इन्फेक्शियस। वायरस क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, और वायरस का कौन सा पार्ट इन्फेक्शन कॉज करता है, ये जीनोम या ये न्यूक्लिक एसिड ही रीजनेबल है फॉर इन्फेक्शन, राइट। सो द जीनोम इज इन्फेक्शियस, द जीनोम इज इन्फेक्शियस, right? Viruses contain only one type of nucleic acid, either DNA or RNA. No viruses contain both, right? And third क्या हो गया, the genome is infectious, right? Fourth point क्या हो जाएगा, virus having DNA is called deoxyvirus। क्या बोलेंगे ऐसे वायरस को, डीऑक्सी वायरस। क्या बोलेंगे, डीऑक्सी वायरस। अगर किसी वायरस में उसका जीनोम DNA हुआ हो, DNA है, डबल स्टैंडर्ड हो चाहे सिंगल स्टैंडर्ड हो, अगर DNA है तो वैसे वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे, डीऑक्सी वायरस बोलेंगे, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, वायरस हैविंग RNA, वायरस हैविंग RNA is called what, राइबोवायरस। क्या बोलेंगे ऐसे वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे, राइबोवायरस। क्या बोलेंगे, राइबोवायरस, राइट। अगर किसी वायरस में DNA प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल रहे हैं, डीऑक्सी वायरस। और अगर किसी वायरस में RNA प्रेजेंट है, चाहे डबल स्टैंडर्ड हो चाहे सिंगल स्टैंडर्ड हो, तो इससे वायरस को हम लोग क्या बोलेंगे, वैसे वायरस को हम लोग बोलेंगे राइबोवायरस। और अगर DNA प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोल देंगे डीऑक्सी वायरस। बीच बीच में ऐसा ऐसा थोड़ा सा करते रहिएगा कलरफुल पेन से, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अट्रैक्शन आपका यहाँ जाएगा। तो आपको पूरा लाइन पढ़ना ही पड़ेगा, DNA है तो डीऑक्सी वायरस, RNA है तो राइबोवायरस, पूरा लाइन पढ़ने की आपको जरूरत ही नहीं है। और ये रहा उसका डायग्राम। ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये फिगर बेसिकली HIV वायरस का है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे एनवलप ड्रॉ कर पाया, स्पाइक ड्रॉ कर पाया। कैप्सिड और कैप्सोमेर तो हर एक वायरस में होता है, और जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड तो हर एक में प्रेजेंट होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरसेस। ये एक वायरस का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। किसी भी वायरस को हम लोग देखेंगे अगर, तो ये सारे कंपोनेंट्स हमें दिखेंगे। उसमें से जो एनवलप है वो कुछ कुछ वायरस में देख सकते हैं और कुछ कुछ वायरस में नहीं देख सकते, सिंपल। लेकिन कैप्सिड और जो न्यूक्लिक एसिड है हर एक वायरस में देखा जाएगा, राइट। अब दो डायग्राम दिया है आपके एनसीईआरटी में, एक है TMV
टोबैको मोजाइक वायरस का, और दूसरा डायग्राम दिया है आपका बैक्टीरियोफेज का, जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। जो अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब इसको पूरा पूरा मिटा दीजिए और हेडिंग डाल दीजिए टोबैको मोजाइक वायरस। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे टोबैको मोजाइक वायरस, राइट। आप प्लीज कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि मेरा लेक्चर आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। जो भी इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत है तो कुछ कुछ लोगों को लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, लेकिन मान लो मेरी बात कि आपको अभी आपको लगेगा कि सर एनसीईआरटी पढ़ के तो निकल सकता है नीट, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जाने की ज़रूरत है। अगर चीज़ों को, और अगर आप चीज़ों को ना सिर्फ एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से नहीं पढ़ के थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करोगे तो वो चीज़ें पूरी ज़िंदगी आपको याद रह जाएगी, राइट। मान लेते हैं कि ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था, इसकी कोई ज़रूरत खास थी नहीं, मैं सिर्फ ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पढ़ा था तब भी चल जाता। लेकिन अब क्या होगा, इस डायग्राम को मैंने ड्रॉ किया, इस वजह से क्या होगा, इस वजह से, इस डायग्राम की वजह से आपको पूरी जिंदगी याद रह जाएगी कि एक वायरस में क्या क्या कंपोनेंट पाए जाते हैं। जैसे ही आप आंख बंद करोगे आपको HIV का मॉडल दिखने लगेगा कि हाँ भाई हाँ, सर ने तो ड्रॉ किया था और उसमें एनवलप था और कैप्सिड था और न्यूक्लिक एसिड था, तो याद आ जाएगा आपको। इसी वजह से मैं हर एक चीज़ को ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, या जितना हो सके आपको क्लियरिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। कि जब मैं स्टूडेंट था ना तो बहुत सारी दिक्कतें आती थी मुझे, बहुत सारी चीज़ें थी जो मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था थोड़ा सा और थोड़ा बड़ा साइड वाइड कुछ मिल जाए इसका थोड़ा सा, तो शायद अच्छे से समझ पाऊँ मैं। लेकिन ऐसा कोई था नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि एटलीस्ट मुझे तो ये कोशिश करनी चाहिए कि मैं थोड़ा सा इन डिटेल में आपको चीज़ों को सिखा सकूँ। और दूसरी बात क्या है, अगर आप मतलब हड़बड़ी में हो तो आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, डोंट वरी अबाउट इट, नॉट एट ऑल वरी अबाउट इट। एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आपके पास अच्छे सा टाइम है, अगर आप अभी 11th में हो, राइट, तो आपके पास 2 साल है, 11th है, 12th है, तो चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। क्या जाता है उसमें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा और कुछ नहीं, राइट। लेकिन जिंदगी भर ये चीज़ें आपको याद रह जाएगी। इसी वजह से मैं थोड़ा बहुत अपनी तरफ से एफर्ट लगाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं, राइट। मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, राइट। तो अब हेडिंग क्या डालेंगे, अब सॉरी मैंने गलत चौक उठा लिया। अब हेडिंग क्या डालेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अब हम लोग डिस्कस करेंगे टीएमवी को। तो हेडिंग डाल दीजिए टोबैको मोजाइक वायरस। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे टोबैको मोजाइक वायरस। क्या डालेंगे, टोबैको मोजाइक वायरस। पहले क्या करेंगे, पहले हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उस डायग्राम से हम लोग पॉइंट्स को लिखते जाएंगे, राइट। पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। आप भी क्या कीजिए, आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को प्लीज ड्रॉ कीजिए, प्लीज। आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। तो प्लीज़ आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कोई दिक्कत हो रही है कि नहीं, राइट। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अभी आप मेरे साथ इस डायग्राम को मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, आराम आराम से ड्रॉ कीजिए, कोई हड़बड़ी कोई जल्दी मत कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन ये सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहेगी, तो आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। वो ट्रिक यही है कि जितना ज़्यादा डायग्राम के थ्रू आप चीज़ों को याद रखें, उतना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी आपको चीज़ों को याद रखने की। और बुक से डायग्राम देख लेने से याद नहीं होता जब तक आप उसको खुद से ड्रॉ नहीं करते हो। खुद से ड्रॉ करोगे तो ज़िंदगी भर वो डायग्राम आपको क्या होगी, याद रह जाएगी। और अगर सिर्फ देख लोगे कि हाँ भाई देख लिया है मैंने, मैं याद हो जाएगा, तो यकीन मानो मेरा याद नहीं होगा। एग्ज़ाम के दिन आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, ट्रस्ट मी। आपको आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस या आधे से ज़्यादा आपका सल्यूशन आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ से, डायग्राम से मिल जाएगा। इसी वजह से डायग्राम को, हर एक डायग्राम को अच्छे से आप ड्रॉ कीजिए, पढ़िए, ताकि आपको एग्ज़ाम के दिन कोई भी दिक्कत ना आए, राइट, राइट।
क्लियर है? आप भी मेरे साथ चीज़ों को ड्रॉ कीजिए, अलग अलग कलर का यूज़ कीजिए, ताकि एग्ज़ाम के टाइम चीज़ों को समझने में आसानी हो आपको, और कुछ नहीं है। मेरा स्वार्थ बस इतना ही है कि आप अच्छे से इस चीज़ों को लिख लीजिए, और कुछ नहीं है। मुझे जो तकलीफ़ हुई है वो तकलीफ़ आपको नहीं होनी चाहिए, राइट? ऐसे बहुत सारे डाउट्स थे मेरे जो उस टाइम क्लियर नहीं हुआ था, राइट? बहुत सारे, ऐसे बहुत सारे डाउट्स रह गए थे मेरे। डायग्राम अच्छा, बहुत अच्छा नहीं होगा तब भी चलेगा, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि डायग्राम में कहने की कोशिश क्या कर रहा है, एंड सो ऑन। ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हो गया, यहाँ से और हम लोग इसको चाहे तो एक्सटेंडेड कर सकते हैं। ये डॉट डॉट का मतलब वही होता है, राइट? ये छोटे छोटे जो एक एक जो आपको ऐसा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज कैप्सोमेयर, कैप्सोमेयर। और ये पूरा का पूरा गुच्छा को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस होल थिंग इज कॉल्ड व्हाट? दिस होल थिंग इज कॉल्ड कैप्सिड, राइट? एंड दिस इज व्हाट? दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। दिस इज व्हाट? दिस इज द न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है? टीएमवी में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ये एसएस जो लिखा है ये स्मॉल लेटर में होगा, इसको याद रखिएगा, राइट? सो क्या होगा? एक जो होगा उसको क्या बोलेंगे? कैप्सोमेयर बोलेंगे। और बहुत सारे को एक साथ क्या बोल देंगे? ये सारे के सारे को एक साथ क्या बोलेंगे? सारे के सारे को एक साथ हम लोग क्या बोलेंगे? कैप्सिड बोलेंगे। और जो आपको ये जो है ये क्या है? दिस इज न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कैसा होता है टोबैको मोजाइक वायरस में? टोबैको मोजाइक वायरस में न्यूक्लिक एसिड आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और ये इसको हम लोग एलोंगेटेड कर सकते हैं, राइट? तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? अंडर अंडर टोबैको मोजाइक वायरस क्या हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट, इट इज एन elongated rod shaped structure. It is an elongated rod shaped structure with rough surface, looks like a bunch of banana. Looks like a bunch of banana. Looks like a what? Looks like a bunch of banana. मतलब एक झाड़ में बहुत सारे केले जैसे रहते हैं। ये केले का झाड़ ही तो लग रहा है। ये एक केला एक केला एक केला, ये सारे के सारे केले जैसे लग रहे हैं, और पूरा का पूरा एक केले का झाड़ लग रहा है, राइट? सो दिस इट इज एन elongated, कैसा होगा? elongated होगा, रॉड शेप्ड, ये रॉड शेप स्ट्रक्चर है, राइट? एंड विथ रफ सरफेस। तो ये कैप्सोमेयर कैसे हैं? अगर याद करो, अगर एक के ऊपर एक केला ऐसा 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 रखेंगे हम लोग, तो सरफेस स्मूथ होगा? नहीं होगा, रफ होगा। तो इसी को तो बोला गया है यहाँ पे कि इससे लुक्स लाइक अ बंच ऑफ बनाना। अगर बंच ऑफ बनाना है तो ऑब्वियसली वो सरफेस स्मूथ तो नहीं होगा, कैसा होगा? रफ होगा। तो इसी को बोला गया है इट इज एन elongated rod shaped with rough surface looks like a bunch of banana, right? दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? each rod is about 3000 Armstrong degree. 3000 Armstrong degree, एक Armstrong degree is equal to 10 नैनोमीटर होता है ना, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने। एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री होता है, राइट? तो 3000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा? 300 नैनोमीटर। कितना आएगा? 300 नैनोमीटर, राइट? ईच रॉड इज अबाउट 3000 एमस्ट्रॉन्ग डिग्री और 300 नैनोमीटर लॉन्ग, एंड
180 एंगस्ट्रॉम डिग्री और 18 नैनोमीटर, 18 नैनोमीटर in diameter, in diameter with a molecular weight, with a molecular weight of 39.4 into 10 की पावर 6 डाल्टन, 39.4 into 10 की पावर 6 डाल्टन। कैसा हो जाएगा? 3000 एंगस्ट्रॉम डिग्री इन लेंथ, 180 एंगस्ट्रॉम डिग्री इन डायमीटर। इसका लेंथ होगा कैसा? 3000 एंगस्ट्रॉम डिग्री, इसका डायमीटर कितना होगा? 180 एंगस्ट्रॉम डिग्री, एंड विथ अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 39.4 इंटू 10 की पावर 6, या 39.6 भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट इट, राइट? ये उसका होगा, राइट? ईच रॉड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा? थर्ड पॉइंट हो जाएगा ईच रॉड is made up of 2 components, 2 components। कैसा कैसा बताओ? 2 components कैसे कैसे होंगे? एक हम देख सकते हैं कैप्सिड, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड, सिंपल। इसमें एनवेलप प्रेजेंट नहीं है तो ये नेकेड वायरस है, सिंपल एज दैट। तो पहला क्या हो जाएगा? कैप्सिड, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा न्यूक्लिक एसिड, दूसरा होगा न्यूक्लिक एसिड। पहला हो गया कैप्सिड, दूसरा हो गया न्यूक्लिक एसिड। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 4 लिखिए। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 4 लिखिए। द कैप्सिड is made up of 2130 protein subunits। The capsid is made up of 2130 कितने? 2130 2130 protein subunits called, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, units called what? Called capsomeres, called कैप्सोमेयर्स। तो टीएमवी में कितने कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट है? एक टीएमवी वायरस में कितने कैप्सोमेयर्स प्रेजेंट है? 2130, राइट? 5 पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? द न्यूक्लिक एसिड is single stranded RNA, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, एस को स्मॉल लेटर में लिखते हैं और आरएनए को कैपिटल लेटर में, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। द न्यूक्लिक एसिड इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल with 6400 nucleotides। तो न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होगा, जो कितने न्यूक्लियोटाइड से बने हैं? 6400 न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 पॉइंट नंबर 6 में क्या लिख सकते हैं? 10 the ratio of nucleotide is to capsomere। thus the ratio of nucleotide is to capsomere is कैसा होगा? न्यूक्लियोटाइड कितने हैं? 6400 is to 2130। इसको पॉइंट में नहीं लिखेंगे, इसको अगर नॉर्मली देखेंगे तो कितना हो रहा है? 3:1। कितना हो रहा है? 3:1, राइट? तो कैप्सिड कितने, एक कैप्सिड कितने कैप्सोमेयर से बना है? 2130 कैप्सोमेयर से।
और न्यूक्लिक एसिड जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो कितने न्यूक्लियोटाइड से बना है, न्यूक्लियोसाइड हम लोग 12 में जाके पढ़ेंगे, वो बना है 6400 न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड इस टू कैप्सोमेयर का रेशियो क्या बनेगा, इसका रेशियो क्या बनेगा, 3:1 बनेगा, राइट, सिंपल 3:1 बनेगा। और पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, इसको अच्छे से एक बार मिटा देते हैं। डायग्राम है इसलिए मैं अच्छे से इसको मिटा नहीं पा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 7 आपका पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा, these capsomeres are closely packed मतलब दो कैप्सोमेयर के बीच में कोई भी गैप नहीं होगा, क्लोजली पैक्ड एंड arranged helically around the RNA helix, इसको हम देख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट द RNA हेलिक्स, जिसके अराउंड ये क्या किया है, इस कैप्सिड ने अपने आप को हेलिकली अरेंज किया है। सो दिस पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला तो हो गया ये क्लोजली पैक्ड होंगे, कैप्सोमियर्स जो होंगे क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे और हेलिकली अरेंजमेंट होंगे। याद करो जब हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हेलिकली अरेंज होते हैं या फिर पिरामिडल अरेंजमेंट होते हैं, तो यहाँ हमने क्या देख लिया, हेलिकली अरेंज होते हैं, राइट, अराउंड द RNA हेलिक्स, thereby it forms a hollow cylinder, अब चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या बोला गया, जो कैप्सोमियर से क्लोजली पैक्ड है, राइट, और हेलिकली अरेंज्ड हो रहे हैं, राइट, अराउंड द RNA हेलिक्स के इर्द गिर्द वो हेलिकली अरेंज्ड हो रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे RNA हेलिक्स जो होता है वो कैप्सोमेयर में ऑलमोस्ट एम्बेडेड होता है, राइट, ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि हेलिक्स ऐसा कैप्सोमेयर्स ऐसे होंगे और बीच में RNA हेलिक्स रखा होगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, जो RNA हेलिक्स है वो क्लोजली अटैच्ड होता है हर एक कैप्सोमेयर के साथ, क्लोजली अटैच्ड होता है, इसी वजह से बीच का जो हिस्सा होता है ना, वो बीच का हिस्सा हॉलो रहता है, हॉलो एंड सिलिंड्रिकल रहता है। इसी को इस लाइन में बताने की कोशिश किया गया। मैं एक बार ट्राई करता हूँ आपको समझाने की, चीजें को समझाने की ट्राई करता हूँ, प्लीज हंसिएगा मत, डोंट लाफ एट मी प्लीज, मैं कोशिश करूंगा आपको समझ। मान लेते हैं कि ये हर एक हिस्सा, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो छोटे छोटे हिस्से आपको दिख रहे हैं ये सारे के सारे क्या है, कैप्सोमेयर्स है। अभी आप ये कहोगे कि आपने तो कहा था कि क्लोजली पैक्ड होगा, तो बीच में गैप क्यों है, बीच में गैप इसलिए मैंने दिया ताकि आपको, या इसको मुझे बेंड करना है, अगर बीच में गैप नहीं देता तो अच्छे से बेंड नहीं हो पाता, इसी को मैंने, इसलिए मैंने इसको बीच में गैप दिया है। अब ये जो RNA हेलिक्स है, अब ऐसा नहीं है कि ये देखिए RNA हेलिक्स जो है ये ऑलमोस्ट एम्बेडेड, इसको अगर RNA मान लेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, डबल स्टैंडर्ड तो है नहीं, तो हम लोग इसको सिंगल स्टैंडर्ड मान सकते हैं। तो ये एक सिंगल स्टैंडर्ड अगर RNA है और ये अगर एक कैप्सोमेयर है, अगर ये सिंगल स्टैंडर्ड RNA है, राइट, और ये अगर उसका कैप्सोमेयर है, तो देखिए RNA ऑलमोस्ट वेरी क्लोजली पास हुआ है कैप्सोमेयर के साथ। RNA जो हेलिक्स है वो बीच में नहीं है, इसी वजह से क्या हुआ है, एक हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। देखिए मैं इसका आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं कितना दिखा पाऊंगा इसको, मेरे पास और क्लिप थे नहीं। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश जरूर करूंगा। देखिए ये ऐसे हैं, अब ये ऐसे 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 करके ऐसे आ आ आ आ आ, आ ये हो गया। अब ये कैसे होगा,
ये आरएनए हेलिक्स, और मान लेते हैं इस आरएनए हेलिक्स में अभी भी कैप्सोमियर्स लगे हैं, तो कैसा होगा, ये ऐसे जाएगा, ये हेलिकली अरेंज्ड होगा, हेलिकली अरेंज मैंने ऐसे अरेंज्ड होगा, ऐसे करके फिर ऐसे करके। अगर ऐसे ऐसे अरेंज्ड होता जाएगा तो ये जो कैप्सोमियर्स है ये भी ऊंचे होते जाएंगे, और जैसे कि मैंने कहा आरएनए हेलिक्स जो है ऑलमोस्ट क्लोजली पास हुआ है कैप्सोमियर के। सो बीच में यहाँ पे क्लोजली देखिए, ये बीच में एक हॉलो सिलिंड्रिकल, अगर ये हॉलो स्ट्रक्चर बन गया, अब ये अगर ऊपर उठता रहेगा तो ये एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ये बीच में से कैसा है, हॉलो है, तो ये क्या बनाएगा, देयर बाय इट फॉर्म्स अ हॉलो सिलिंडर। ये क्या बनाएगा, देयर बाय इट्स फॉर्म अ हॉलो सिलिंडर। इसी को मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, राइट। इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पे यूज़ किया है कि बीच में इसलिए गैप रखा है ताकि यहाँ से ये अच्छे से बेंड हो सके। यहाँ पे देखिए ये अगर ऐसे हेलिक्स ऐसे हेलिकल फॉर्म होंगे, देखिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर ये हेलिक्स जैसे फॉर्म होंगे फिर क्या होगा, फिर इसके ऊपर एक और लेयर जाएगा, क्या होगा, इसके ऊपर एक और लेयर जाएगा, फिर क्या होगा, फिर इसके ऊपर एक और लेयर जाएगा, ऐसे लेयर जाते जाते ये ऊंचा होता रहेगा एक सिलेंडर जैसा। और बीच में कैसा है, बीच में ये हॉलो है, दिखे बीच में ये हॉलो है, क्योंकि आरएनए जो हेलिक्स है वो ऑलमोस्ट क्लोजली पास हुआ है कैप्सोमियर से, तो ये हॉलो रहेगा और एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। इसी को यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है। आई होप मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को समझा पाया हूँ, राइट। चीज़ों को समझनी है, अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम है चीज़ों को समझने का, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, बाद में आपको टाइम नहीं। आप लगेगा अगर सोचोगे कि हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है, हॉलो सिलेंडर कैसे फॉर्म हो रहा है, ये मैं मेडिकल कॉलेज में जाके या बाद में सीख लूंगा, टाइम नहीं मिलेगा आपको, अभी टाइम है। इसी टाइम को यूटिलाइज कीजिए अच्छे से, राइट, इसी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, बिकॉज दिस इज द राइट टाइम टू यूटिलाइज योर फुल एनर्जी। अपने पूरे एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, क्योंकि इस टाइम को आप कभी नहीं मिलेगा, ये टाइम आपको, इतना सारा टाइम कभी नहीं मिलेगा। मेडिकल कॉलेज में या किसी भी कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, जाते ही सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, कहाँ टाइम मिलता है वहाँ पे सीखने का, टाइम मिलता है, नहीं मिलता है, बहुत कम ही टाइम मिलता है, या अगर टाइम मिलता भी है तो बहुत कम ही सीख पाएंगे, राइट। मैक्सिमम यहाँ पे आपको सीख के जाना है, बहुत बेसिक सी चीज़ें आपको सीख के जाना है, वही बेसिक सी चीज़ों को अप्लाई करके वहाँ पे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएंगे आप लोग, राइट। तो और क्या बचा रहेगा, हमने क्या क्या डिस्कस किया, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ वायरस डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने टोबैको मोजाइक वायरस डिस्कस किया। अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज बैक्टीरियोफाज, तो हेडिंग डाल दीजिए बैक्टीरियोफाज। क्या हेडिंग डालेंगे, बैक्टीरियोफाज, राइट, बैक्टीरियोफाज। इसके लिए मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, राइट, एक सरप्राइज है, वेट अ मिनट, टैन टैन ये बैक्टीरियोफाज का एक मॉडल है जो मैंने खुद बनाया है, राइट। मुझे लगा कि सिर्फ बोर्ड में ड्राइंग करूंगा और बैक्टीरियोफाज को पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, या आपको मैं उतना अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा चीज़ों को। इसी वजह से मैंने क्या किया, मैंने ये मॉडल को बना दिया है। आई होप आपको ये दिख रहा है, सॉरी ये थोड़ा सा बेंड हो गया, इसको मैंने जानबूझ के खुला छोड़ा है ताकि ये अलग से मैं दिखा पाऊँ। ये हेड उसके साथ अटैच्ड है। अब हर एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ये सारे के पूरे का पूरा स्ट्रक्चर जो है इसको हम लोग इन डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मुझे लगा कि अगर मॉडल के थ्रू मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा तो मुझे बहुत आसानी होगी, बहुत आसानी से मैं आपको समझा पाऊँगा, इसी वजह से मैंने इस मॉडल को बनाया है। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मॉडल कैसा लगा, या आपको ये मॉडल के थ्रू पढ़ाने की जो कोशिश किया मैंने वो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे बताइएगा, राइट। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट, एक एक पार्ट को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। इसको साइड में रख देते हैं, जैसे जैसे पार्ट को डिस्कस करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा बैक्टीरियोफाज के अंदर, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा जाएगा एनसीईआरटी में जो बैक्टीरियोफाज का आपका जो डायग्राम दिया गया ना वो T4 फाज का है, राइट। बैक्टीरियोफाज बहुत सारे होते हैं, लैम्डाफाज हो सकते हैं, T2 फाज हो सकते हैं, T4 हो सकते हैं, जिसको ऑड एंड इवन कहते हैं।
उतने डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो T4 फाज का है, राइट। तो क्या लिखेंगे, T4 फाज, T4 बैक्टीरियोफाज, T4 बैक्टीरियोफाज has a tadpole, has a tadpole or spermatozoid or spermatozoid has a tadpole or spermatozoid like structure। मतलब क्या है, इसका मतलब है जो T4 बैक्टीरियोफाज वो कैसा दिखता है, टैडपोल जैसा। मतलब जो फ्रॉग के जो बच्चे होते हैं उसको, मतलब बच्चे मतलब जो, मतलब एकदम जो बच्चे होते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, फ्रॉग का, फ्रॉग का शायद उसका मतलब अंडे से जो अभी अभी निकले हैं वैसे वाला जो बच्चे होते हैं, राइट। सो टैडपोल लाइक या स्पर्मेटोजॉइड, स्पर्मेटोजॉइड मतलब स्पर्म लाइक, राइट। तो T4 बैक्टीरियोफाज कैसा दिखेगा, या तो टैडपोल जैसा दिखेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड टैडपोल व्हाट इज। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार नेट में सर्च कर लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। या फिर स्पर्मेटोजॉइड लाइक स्ट्रक्चर उसका दिखता है, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ये किससे, 3 पार्ट से ये बना है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। पहला क्या है, फर्स्ट इज हेड, सेकेंड इज कॉलर, COLLAR कॉलर, एंड थर्ड इज टेल, थर्ड इज टेल। हेड, कॉलर एंड टेल। अब ये मॉडल काम में आएगा। इस ऑरेंज या येलो जो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं हेड। तो हेड क्लियर हो गया, राइट। अब इसके नीचे वाला जो पार्ट जो सिल्वर कलर का दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलर। इसको साइड में रख देते हैं। इसको में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर। दिस इज कॉल्ड अपर नेक, दिस इज कॉल्ड लोअर नेक। अपर नेक जो है वो एलोंगेटेड पार्ट है हेड का, और लोअर नेक जो है वो एलोंगेटेड पार्ट है टेल का, राइट। सो दिस इज हेड, दिस इज कॉलर, जहां पे अपर नेक है, लोअर नेक है, एंड दिस इज द कॉलर पार्ट बेसिकली, डिस्क लाइक। एंड this part, this whole part from top to bottom along with this all legs is called what, this is called tail। तो अगर पूरे स्ट्रक्चर को हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ये हेड दिखेगा, उसके बाद ये हमें कॉलर दिखेगा, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्लूडिंग ऑल दिस लेग्स इज कॉल्ड टेल। तो 3 पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं बैक्टीरियोफाज को, राइट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस कॉलर को हेड का ही पार्ट माना जाता है। तो अगर कभी बोल दिया जाए तो इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स हेड एंड टेल, तो वो भी सही है, डोंट वरी अबाउट इट। एक्सेप्ट अगर ऑप्शन में ये ना हो तो, राइट। अगर ऑप्शन में हेड, कॉलर एंड टेल है तो ऑब्वियसली वही ऑप्शन सही होगा। लेकिन अगर सिर्फ हेड या टेल दिया जाए ऑप्शन में तो उसको भी आप मार्क कर सकते हैं। कभी कभी इस कॉलर को एलोंगेटेड पार्ट ऑफ हेड भी बोला जाता है, इसी वजह से इसको हेड के अंदर भी इंक्लूड किया जा सकता है। सो दिस इज हेड, दिस इज कॉलर एंड दिस इज टेल। यहाँ से लेके ये पूरा सब कुछ, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। इसी वजह से मैंने इसको बनाया है। तो कहाँ गया मेरा चौक, कहाँ गया, अच्छा चलो। तो अब इसको पढ़ते हैं। तो क्या क्या हो गया, हम लोगों ने हेड देख लिया, कॉलर और टेल देख लिया। अब हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, हेड। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे हेड। कोई और चौक है मेरे पास, नहीं यही है बस, ठीक है, डोंट वरी। हेडिंग क्या डालेंगे, ए हेड, हेड, राइट। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे देखते जाएंगे, राइट। तो हेड को पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज ये डायग्राम भी ज़रूरी है, राइट। ये डायग्राम को भी हम लोग मिस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इस डायग्राम को भी हम लोग मिस नहीं कर सकते। आप मेरे साथ इसको ड्रॉ करते रहिए। अपने पास मॉडल है, डोंट वरी अबाउट इट।
लेकिन डायग्राम भी ज़रूरी है, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम तो डायग्राम ही देगा। इसी वजह से अच्छा है कि अभी से डायग्राम का हमारा प्रैक्टिस रहे। तो आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। राइट, तो पहले पे इसको हमने क्या ड्रॉ किया, इसको हमने हेड ड्रॉ किया, राइट। दिस इज नथिंग बट दिस होल थिंग इज हेड। दिस होल थिंग इज व्हाट, दिस होल थिंग इज हेड, राइट। तो हेड में क्या होगा, इट इज, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज अ हेक्सागोनल बाइपिरामिडल बाइपिरामिडल prismoid structure. It's a hexagonal बाइपिरामिडल prismoid structure. अब देखिए, इसको हेड को मैं अलग से आपको दिखाता हूँ। इसको अगर इसको अब यहाँ से देखेंगे, ऊपर से, मतलब यहाँ से, मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ऊपर से देखेंगे तो आपको हेक्सागोनल पार्ट दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। दिस इज हेक्सागोनल बाइपिरामिडल, ये एक पिरामिडल है, दिस इज अनदर पिरामिड, सो बाइपिरामिडल 1 2। दिस इज हेक्सागोनल बाइपिरामिडल प्रिज्मोइड, मतलब दिस इज अ प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज अ प्रिज्म। अगर इसको छोड़ देंगे और सिर्फ इसको फोकस करेंगे और नीचे इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ पे भी एक ऐसा है जो है लेकिन उसके अंदर गया है, तो उसको हम लोग क्या देखेंगे, हेक्सागोनल तो देख लिया हमने, बाइपिरामिडल भी देख लिया, और प्रिज्मोइड स्ट्रक्चर, एक प्रिज्म जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। दिस इज हेक्सागोनल बाइपिरामिडल प्रिज्मोइड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड हेड, राइट। दिस इज हेड। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हेड के ऊपर, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। मतलब हेड के अंदर क्या रहेगा, हेड के अंदर न्यूक्लिक एसिड होगा। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय a protein coat, surrounded by a protein coat called what, called capsid. Surrounded by a protein coat called what, protein coat, sorry, protein COAT coat, protein coat called capsid. तो हेड में क्या रहेगा, हेड में पहला चीज क्या प्रेजेंट होगा, एक तो होगा प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड, एक होगा क्या, न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा उसका क्या, प्रोटीन कोट। और प्रोटीन कोट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये अगर हेड है, अगर ये हेड है तो इसका आउटर कवरिंग जो होगा वो किससे बना होगा, वो एक प्रोटीन कोट से बना होगा। अगर ये हेड है तो इसका आउटर कवरिंग किससे बना होगा, एक प्रोटीन कोट से बना होगा। उस प्रोटीन कोट को हम लोग क्या बोलेंगे, कैप्सिड बोलेंगे। और इस हेड के अंदर क्या रहेगा, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, द न्यूक्लिक एसिड इज the nucleic acid is double stranded DNA. the nucleic acid is double stranded DNA. और न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। क्या सच है ये बात, चलो देखते हैं। न्यूक्लिक एसिड कैसा होगा, न्यूक्लिक एसिड होगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो इसके हेड के अंदर जाते हैं हम लोग, ये हेड है, इस हेड को थोड़ा सा खोल दिया हमने और देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। हाँ निकला है, यहाँ से क्या निकला है, दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं आपको, एक ब्लैक कलर का स्ट्रैंड दिख रहा है और एक रेड कलर का स्ट्रैंड दिख रहा है। सो दिस इज डबल स्टैंडर्ड। और डबल स्टैंडर्ड क्या, डीएनए मॉलिक्यूल, राइट।
अब ये चीज आपको जिंदगी भर याद रह जाएगी कि बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो इस डीएनए को, उसके जीनोम को उसके अंदर रख देते हैं, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा, और उसको लॉक कर देते हैं, अच्छे से उसको लॉक कर दिया। तो हेड के अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड, एंड दैट इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। और आउटर इस कोट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आउटर इस कोट को हम लोग बोल रहे हैं क्या, कैप्सिड, प्रोटीन कोट और कैप्सिड, राइट। क्लियर है। बार बार मैं यहाँ पे चौक को रख दे रहा हूँ, ले लिया चौक। ये थर्ड पॉइंट हो गया, दिस इज ऑल अबाउट हेड। अब हमको कॉलर के बारे में जानना होगा। पॉइंट बी क्या हो जाएगा, कॉलर। पॉइंट बी क्या होगा, पॉइंट बी होगा कॉलर। तो पहले कॉलर को ड्रॉ कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं, कॉलर को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ है, यस, मिल गया। मेरा डायग्राम मतलब बहुत मैं उतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर सकता, सो प्लीज डोंट माइंड। दिस इज कॉल्ड कॉलर एंड दिस इज कॉल्ड आपका नेक, NECK, नेक, राइट। तो कॉलर किसे कहेंगे, बी। बी इज व्हाट, बी इज कॉलर। कॉलर, कॉलर में एक ही पॉइंट होगा, द elongated portion, द elongated portion between the head and is called what, is called collar। तो कॉलर क्या है, कॉलर नथिंग बट द elongated portion है। अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, दिस इज कॉल्ड कॉलर। अगर ये पार्ट जो है, दिस इज द elongated part of what, हेड, और ये जो पार्ट है, दिस इज elongated part of tail। elongated part of head को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अपर नेक, एंड elongated part of tail को क्या बोल रहे हैं, लोअर नेक, एंड दिस इज कॉल्ड कॉलर, राइट। सो दिस इज द elongated part of head, दिस इज elongated part of neck। इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द elongated portion between the elongated portion of head, this is elongated portion of neck, the elongated portion between the head and tail is called collar, simple, right। this is all about collar। और कॉलर को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, नेक भी लिख दिया है। अपर नेक लोअर नेक लिखने की जरूरत नहीं है, ये नेक ही होगा, राइट। उतना ज्यादा डिटेल में आपको है नहीं। और हेड के अंदर यहाँ पे कैप्सिड भी प्रेजेंट होगा और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी होगा, ये भी आपको याद हो चुका है, राइट। बचा है एक ही चीज, दैट इज टेल। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग टेल। तो सी लिख दीजिए, टेल। तो टेल को लिखने से पहले चलो टेल को ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टेल को, टेल को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। प्लीज कोई हंसिएगा मत, मेरा ड्राइंग इतना अच्छा है नहीं, तो प्लीज डोंट स्माइल एट मी, रिक्वेस्ट। और कोई कलर है मेरे पास, हाँ दिस कलर है, आई थिंक आई कैन यूज दिस कलर। आप भी मेरे साथ ड्रॉ कीजिए।
इसे क्या कहते हैं, इसके अंदर आपका कोर प्रेजेंट है, दिस इज नथिंग बस दिस होल पोर्शन इज कॉल्ड, दिस होल पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस होल पोर्शन इज टेल, राइट, जिसमें से इसको बोला जाता है शीथ, SHEATH, शीथ, जिसके अंदर, इसके अंदर एक ऐसा ट्यूब प्रेजेंट है, इसके अंदर ऐसा एक ट्यूब प्रेजेंट है, अंदर प्रेजेंट है, बाहर नहीं है, अंदर प्रेजेंट है ऐसा ट्यूब, राइट, जिसको हम लोग अभी देखने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट। अंदर एक ट्यूब प्रेजेंट है, इस ट्यूब को क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड कोर, जो बाहर से नहीं दिखता है। तो ये पॉइंट आप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। इस पॉइंट को बाहर से देखा नहीं जाता है, दैट इज वाई इसको आप पॉइंट नहीं भी करो तो भी चलेगा, राइट। दिस इज कॉल्ड शीथ, दिस इज कॉल्ड, दिस इज द होल टेल, दिस इज कॉल्ड कोर, इसके अंदर है, शीथ के अंदर, तो बाहर से नहीं दिखेगा, दिस इज कॉल्ड शीथ, दैट इज प्रोटीनेशियस शीथ। दिस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर हेक्सागन, दिस इज कॉल्ड टेल प्लेट, टेल प्लेट, राइट। और यहाँ पे जो ऐसा पिन जैसा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड टेल पिन, क्या बोला जाता है इसे, इसे टेल पिन बोला जाता है। और ये जो टांग जैसा दिख रहा है आपको, ये सारे, इसे कहा जाता है टेल फाइबर, टेल फाइबर। तो बेसिकली अगर हम टेल को देखेंगे तो टेल 4 चीजों से बना है। एक है उसका कोर, जो हम लोग बाहर से नहीं देख पाते हैं, तो इसको पॉइंट ना ही कीजिए तो अच्छा है। दूसरा है उसका शीथ, थर्ड है उसका टेल प्लेट, प्लेट जैसा, उसके नीचे रहता है टेल पिन, और इसका जो डंडी डंडी जैसा दिखता है, दैट इज कॉल्ड टेल फाइबर। तो एक टेल जो है, राइट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अभी मैं दिखाता हूं जरा, एक मिनट। सो दिस इज होल पोर्शन ऑफ टेल, राइट। ये जो ट्यूब जैसा दिख रहा है आपको, ये जो ट्यूब जैसा दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड कोर, जो बाहर से नहीं दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीच बीच में ये गैप है, राइट। ये गैप एक्चुअली प्रेजेंट नहीं होता है, ये शीट जो है एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ये गैप दिखाई नहीं देते, लेकिन मैंने इस गैप को जानबूझ के रखा है ताकि आपको पता चले कि इस कोर जो है ये शीट के बीच में से ये मूव किया है। सो दिस थिंग इज कॉल्ड कोर। ये ऊपर सा जो हिस्सा दिख रहा है आपको, उभरा हुआ सा, थोड़ा सा 3D टाइप जैसा, ऐसा 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 कर स्ट्राइप दिखा रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड शीथ। ये प्रोटीन से बना हुआ है। ये हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन जैसा जो स्ट्रक्चर है, प्लेट जैसा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टेल प्लेट या बेसल प्लेट। उसके नीचे हर एक कॉर्नर में आप एक पिन जैसा, ये एक कॉर्नर में, ये कॉर्नर में, एक कॉर्नर में, हर एक कॉर्नर में, टोटल 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर में 6 पिन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेल पिन। और ये जो पैर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पैर जैसा, ऐसा ऐसा, ये जो पैर जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे पैर को क्या बोलते हैं, दिस पैर्स आर कॉल्ड, ये जो लेग्स हैं, इस लेग्स को क्या बोलते हैं, इस लेग्स को बोला जाता है टेल फाइबर। तो अगर एक टेल को पूरा देखेंगे तो टेल 4 पार्ट में डिवाइड है, राइट। टेल 4 पार्ट में, एक है कोर, शीथ, टेल प्लेट, जिसके अंदर ही टेल पिन आता है, एंड दैट इज, दिस इज व्हाट, दिस इज टेल फाइबर, राइट। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, सी, टेल। टेल के अंदर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, टेल इज, फर्स्ट पॉइंट, टेल इज, टेल इज टेल इज, टेल इज cylindrical, cylindrical and contractile in nature, contractile in nature। तो टेल कैसा होगा, टेल सिलिंड्रिकल होगा, जो हमें ऑलरेडी दिख रहा है, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब ये जो शीत वाला पोर्शन है ना, ये शीत जो है ये लॉन्गिट्यूडनली ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और ये ऐसे मान लेते हैं, ये हेड है, राइट, दिस इज हेड, हेड के अंदर बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। अब ये शीत जब अटैच हो जाएगा होस्ट के साथ, और जैसे ही वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो ट्यूब है टेल के अंदर, जो कोर है, ये कोर का ट्यूब हॉलो है, इससे क्या होगा, इससे डीएनए जो है वो डीएनए पास ऑन हो जाएगा, कहाँ, ये डीएनए पीछे से पास ऑन हो जाएगा, कहाँ पे, होस्ट सेल के अंदर। कहाँ पास ऑन हो जाएगा, होस्ट सेल के अंदर पास ऑन हो जाएगा। तो टेल इज सिलिंड्रिकल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है टेल, राइट। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, 8
कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, 4 पार्ट से बने हैं, 4 पार्ट्स, राइट। पहला पार्ट क्या है, चौक ले लेता हूं मैं। पहला पार्ट क्या है, पहला होगा उसका कोर। पहला क्या होगा, कोर। कोर मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला। दिस इज हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये क्या है, ये हॉलो है और सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। और इसके अंदर से क्या होता है, इसके अंदर से मैंने क्या कहा, ये हॉलो है, किस लिए है, क्योंकि जैसे ही शीट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या होगा, जो बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है वो यहाँ से पास हो जाएगा कहाँ पे, बैक होस्ट सेल के अंदर। दिस दैट इज व्हाई इट इज हॉलो, राइट। सो कोर में क्या लिखेंगे, कोर में पॉइंट क्या लिखेंगे, इट इज अ hollow cylindrical structure, hollow cylindrical structure through which DNA passes to the host cell during infection के दौरान क्या होता है, इट इज अ हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच डीएनए पासेस टू द होस्ट सेल ड्यूरिंग इन्फेक्शन। तो ये क्या है, हॉलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है और डीएनए क्या करेगा, इस हॉलो सिलिंड्रिकल थ्रू पास करेगा, कब, जब वो इन्फेक्ट करेगा होस्ट सेल को, तब, राइट। सो ये पहला हो गया कोर। दूसरा क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 के अंडर हो रहा है सब हेडिंग, राइट। कोर के बाद क्या आता है, कोर के बाद आता है आपका शीथ। कोर के बाद क्या आता है, कोर के बाद आता है शीथ। कोर के बाद क्या आता है, स्मॉल बी में क्या हो जाएगा, शीथ। शीथ के अंदर क्या पॉइंट होगा, द प्रोटीनेशियस कवरिंग, द प्रोटीनेशियस कवरिंग surrounding the core। तो प्रोटीनेशियस कवरिंग, तो शीट कैसा है, प्रोटीनेशियस है नेचर में। कवरिंग, प्रोटीनेशियस कवरिंग सराउंड द कोर, प्रोटीनेशियस कवरिंग सराउंडिंग द कोर is called sheath, SHEATH, शीथ। ये क्या है, ये प्रोटीनेशियस है। ये क्या है, ये शीथ जो है, ये शीथ कैसा है, दिस इज प्रोटीनेशियस इन नेचर एंड सराउंडिंग द कोर, कोर के सराउंड में ये पाया जाता है। देखिए कोर के सराउंडिंग में, दिस इज अ प्रोटीनेशियस कवरिंग सराउंडिंग द शीथ इज कॉल्ड, सराउंडिंग द कोर इज कॉल्ड शीथ। दूसरा क्या बोल जाए, पहला इट कैन contract longitudinally, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। मतलब ये जो शीथ है, ये लॉन्गिट्यूडिनली क्या कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, डीएनए इसके थ्रू, कोर के थ्रू पास हो जाएगा कहाँ पे, होस्ट सेल में, राइट। कहाँ पास हो जाएगा, होस्ट सेल में पास हो जाएगा, राइट। तो प्रोटीनेशियस कवरिंग सराउंडिंग द कोर इज कॉल्ड शीथ, इट कैन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली, सिंपल। अब क्या आता है, सी टेल प्लेट। क्या आता है, सी टेल प्लेट। सी में क्या हो जाएगा, सी में हो जाएगा आपका टेल प्लेट। इसी को बेसल प्लेट भी कह सकते हैं, टेल प्लेट या बेसल प्लेट। टेल प्लेट इट इज अ हेक्सागोनल प्लेट, क्या बोलेंगे, इट इज अ हेक्सागोनल प्लेट।
hexagonal plate and plate pin at, it's a hexagonal plate, pin at every corner called tail pin. It's a hexagonal plate, pin at every corner called tail pin. मतलब ये कैसा है, ये हेक्सागोनल एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है और इसके हर एक कॉर्नर में क्या है, एक पिन प्रेजेंट है, पिन एट हेक्सागोनल प्लेट विथ, यहाँ पे लिखेंगे विथ, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मुझसे, इट इज अ हेक्सागोनल प्लेट विथ पिन एट एवरी कॉर्नर कॉल्ड टेल पिन। मतलब इसको मैं दिखा देता हूँ, इसको अगर यहाँ से देखेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो प्लेट है ये हेक्सागोनल है, 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 कॉर्नर है, राइट। सो इट्स अ हेक्सागोनल प्लेट और यहाँ पे अगर देखेंगे हर एक कॉर्नर में एक पिन जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, हर एक कॉर्नर में। इसी को क्या कहते हैं, दिस पिन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, दिस पिन लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टेल पिन। इसको यहाँ से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, हर एक कॉर्नर में एक एक पिन प्रेजेंट है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेल पिन बोल रहे हैं। इट्स अ हेक्सागोनल प्लेट, पिन एट एवरी कॉर्नर कॉल्ड टेल पिन। एंड फाइनली क्या हो जाएगा, टेल फाइबर। पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, डी, टेल फाइबर। टेल फाइबर, राइट, टेल फाइबर। ये टेल पिन एंड टेल फाइबर दोनों ही अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन फर्स्ट अटैचमेंट होस्ट सेल के साथ होता है टेल फाइबर के थ्रू। क्या करता है, मान लेते हैं, एक मिनट, वेट अ मिनट, मान लेते हैं ये होस्ट सेल है, पहले क्या होगा, पहले ये जो टेल फाइबर्स है ना, ये जाके होस्ट सेल के सरफेस पे अटैच करेगा, उसके बाद ये सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और उसके बाद ये टेल पिन अटैच होगा। तो टेल पिन और टेल फाइबर दोनों ही अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, लेकिन पहला अटैचमेंट होगा टेल फाइबर के थ्रू सॉफ्ट लैंडिंग, उसके बाद होगा क्या, टेल पिन के थ्रू अटैचमेंट। दोनों ही आपके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं, राइट। सो टेल फाइबर, टेल फाइबर, 6 टेल फाइबर्स, 6 टेल फाइबर्स are attached with the tail plate, one at each corner। और दूसरा क्या हो जाए, हेल्प इन अटैचमेंट with the host cell, with the host cell। so 6 टेल फाइबर, 6 टेल फाइबर है। अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे, सॉरी यहाँ से हम लोग देखेंगे तो टोटल 6 फाइबर देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, और हर एक कॉर्नर में एक एक टेल फाइबर प्रेजेंट है। जैसा हमने देखा था कि टेल पिन में जैसा था कि हर एक कॉर्नर में एक एक पिन प्रेजेंट है, वैसे हर एक कॉर्नर में एक एक टेल फाइबर भी प्रेजेंट है। और टेल फाइबर के थ्रू कैसा होता है, फर्स्ट अटैचमेंट होता है। अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए सिर्फ टेल फाइबर और टेल पिन में कोई एक चूज करना है तो टेल फाइबर को चूज कीजिएगा, बिकॉज टेल फाइबर फर्स्ट अटैचमेंट में हेल्प करता है। अगर कोई ऑप्शन ऐसा दिखे कि टेल फाइबर और टेल पिन दोनों दिख रहे हैं तो दोनों को ही टिक कीजिएगा, बिकॉज टेल फाइबर और टेल पिन दोनों ही अटैचमेंट में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। आज का लेक्चर इस डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिएगा, बिकॉज इस डायग्राम आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस कोड को छोड़ सकते हैं बिकॉज कोड बाहर से नहीं दिखता है, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ bacteriophage, right? This is the head, this is collar, this is the tail portion, this is core, this is called protein sheath, this is hexagonal tail plate जिसके नीचे हर एक कॉर्नर में प्रेजेंट है टेल पिन, और ये 6 के 6 जो है बेसल प्लेट से अटैच, दैट इज टेल फाइबर्स। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। इसी वजह से मैंने इस मॉडल को बनाया था ताकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ चीज़ों को, राइट। क्योंकि मेरे टाइम में कोई नहीं था इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं, मेरे टाइम में भी थे, बहुत सारे टीचर थे, बहुत अपने तरफ से बहुत एफर्ट दिया था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें थी जो उतना ज़्यादा अच्छे से मुझे समझ में नहीं आया। इसी वजह से मैंने सोचा कि इस मॉडल को बनाया जाए ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो।
आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि ये मॉडल के थ्रू आपको पढ़ने में कितना अच्छा लगा, कि क्या लगा, जो भी है बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से जितना एफर्ट हो सकता है मैंने दिया है, और आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ इनोवेटिव भी लगा होगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं, और जैसे कि हमने कहा था कि हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग वायरस को मार्क करेंगे, राइट। तो आज हम लोग एनसीईआरटी से मार्क नहीं कर रहे हैं, एकदम लास्ट में मार्क करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज का लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कल मिलते हैं फिर से बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय।